नमस्कार। आज का वीडियो बड़ा खास होने वाला है क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं धार के पवार घराने के इतिहास को खोजने की कोशिश कर रहा था। जो भी जानकारी मिली उनमें से चुनिंदा महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी आज मैं आपके साथ साझा करूंगा। मुझे आश्चर्य होता है कि इतना महत्वपूर्ण और गौरवशाली इतिहास होने के बावजूद भी क्यों लोगों को धार के पवार घराने के बारे में ज्यादा पता नहीं है। पवार वंश में एक से बढ़कर एक बलिदानी और वीर पुरुषों ने जन्म लिया और मराठा हिंदवी स्वराज्य को हिंदुस्तान में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। इस घराने में पानीपत के युद्ध में क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए श्रीमंत यशवंतराव पवार जैसा वीर पैदा हुआ तो पेशवा बाजीराव से भी कई साल पहले नर्मदा पार मालवा के मांडू में आकर हिंदवी स्वराज्य का परचम लहराने वाले उदाजीराव पवार जैसे रणवीर भी हुए, जिन पर कहावत भी बनी कि जिधर उदा उधर खुदा। धार के पवार या मराठा पवार घराने को जो बात सबसे खास बनाती है वह यह कि पवारों को मालवा के महान परमार घराने का वंशज माना जाता है। और जब सन 1733 में श्रीमंत आनंदराव पवार ने धार के मराठा संस्थान को कंसोलिडेट किया तो इतिहास में यह सुनहरा क्षण आया कि लगभग 400 साल पहले सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा जिस परमार वंश का पराभव हुआ था उन्हीं के वंशजों ने अपने पराक्रम के बल पर पुनः धार तथा मांडव की गादी को प्राप्त किया। इसीलिए कहा जाता है जहां धार वहां पवार, जहां पवार वहां धार, धार बिना पवार नहीं और पवार बिना धार नहीं। अंतिम परमार शासक राजा महलक देव के बाद परमारों की वंशावली के लिखित प्रमाण यूं तो दर्ज नहीं है। फिर कई सदियों के बाद महाराष्ट्र की धरती से साबाजी उर्फ साबू सिंह पवार नाम के शूरवीर का नाम 17वीं सदी में उभर कर सामने आता है। सन 1626 में मुगलों और दक्षिण के निजाम के बीच भातोड़ी या भातवाड़ी का युद्ध हुआ जिसमें साबू सिंह निजाम की तरफ से लड़े और इस युद्ध में मुगलों की हार में उनकी भी भूमिका रही। इसके कुछ सालों बाद जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य कायम करना शुरू किया तब साबू सिंह जी भी शिवाजी राजे के साथ जुड़ गए। इन्होंने कई मुहिमों में भाग लिया जिसमें तोरणा किले की मुहिम भी शामिल है। शिवाजी महाराज ने इन्हें सूपे गांव की पाटिल की प्रदान की, पर उदाजीराव की प्रगति से जलने वाले हंगे गांव के दड़वी ने अचानक छापा मारकर सूपे गांव या सुखवाड़ी के समीप इनकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद उनके पुत्र कृष्णाजी राव छत्रपति शिवाजी महाराज के पास गए। महाराज ने कृष्णाजी को पुनः सूपे गांव के अधिकार सौंप दिए। शिवाजी महाराज ने जिस अफजल खान का वध किया था उसका पुत्र फाजल खान एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण करके ले गया। तब कृष्णाजी राव ने पराक्रम दिखाकर उस कन्या को मुक्त करवाया। शिवराय के स्वराज्य के लिए कृष्णाजी ने भी पुरुषार्थ किया। सन 1667 में बीमारी के कारण सूपे गांव में इनका निधन हो गया। कृष्णाजी राव के 3 पुत्र थे, बुआजी, रायाजी और केरोजी। बुआजी शिवाजी महाराज के अग्रिम पंक्ति के सरदारों में से एक थे तो केरोजी भी प्रमुख शिलेदारों और सूबेदारों में से एक थे। शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति राजा राम महाराज ने तीनों पवार बंधुओं के पराक्रम को बहुत सराहा। उन्होंने बुआजी राव को विश्वास राव की पदवी प्रदान की तो केरोजी राव को सेना 12 सहस्त्री की पदवी से सम्मानित किया। बुआजी राव के वंशजों से धार और देवास के पवार घराने बने तो केरोजी राव के वंशज खानदेश के नगर देवले में व्यवस्थित हुए जिन्हें देवड़ेकर पवार के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि बुआजी राव खानदेश में लड़ते लड़ते मुगलों के हाथ लग गए। तब उन पर औरंगजेब की सेना में शामिल होने का दबाव भी बनाया गया पर बुआजी राव नहीं माने। अंततः उन्हें बुरहानपुर के पास असीरगढ़ के किले में चुनवा दिया गया। अब सरदार बुआजी राव के 2 बेटे थे, कालोजी राव और संभाजी राव। जिंजी के किले की घेराबंदी के दौरान संभाजी राव ने बड़ा पराक्रम दिखाया और तरक्की भी प्राप्त करी। मालवा पर मराठों द्वारा की गई शुरुआती चढ़ाइयों में कालोजी राव और संभाजी राव के होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। छत्रपति शाहूजी महाराज के समय भी इन्होंने अनेक मौकों पर शौर्य दिखा। बुआजी राव ने महाराष्ट्र के मलठण में अपना ठिकाना कायम किया। अब बुआजी राव के पुत्र संभाजी राव के 2 पराक्रमी बेटे हुए। पहले श्रीमंत उदाजी राव पवार और दूसरे श्रीमंत आनंदराव पवार, जिनका मराठा इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हीं ने मराठा धार संस्थान का निर्माण किया। बुआजी राव के दूसरे बेटे कालोजी राव से श्रीमंत तुकोजी राव पवार और श्रीमंत जीवाजी राव पवार हुए, जिन्होंने मां तुलसा भवानी माता और चामुंडा माता की पवित्र नगरी देवास के पवार घराने का निर्माण किया, जो कि बाद में बड़ी पाती और छोटी पाती में विभक्त हुआ। श्रीमंत उदाजीराव पवार और श्रीमंत आनंदराव पवार बंधुओं की जोड़ी
बड़ी कमाल की थी। जहां एक तरफ उदाजीराव पवार का स्वभाव उग्र था, तो वहीं आनंदराव पवार जी शांत थे। उदाजीराव पवार वह वीर थे जिन्होंने नर्मदा पार हिंदुस्तान के मालवा में सन 1709 में ही सबसे पहले अपने थाने स्थापित कर लिए थे। बाद में बाजीराव पेशवा और उनके भाई चिमाजी अप्पा ने मालवा में धावे बोले। उदाजीराव का पराक्रम मालवा से आगे गुजरात तक मराठा साम्राज्य को ले जाने में कामयाब रहा। इनका दबदबा इतना था कि हिंदुस्तान में कहावत चल पड़ी, जिधर उदा उधर खुदा। सन 1728 में अमझेरा के ऐतिहासिक युद्ध में मराठा सेना ने चिमाजी अप्पा के नेतृत्व में मुगल सूबेदार दया बहादुर और उसके साथी गिरधर बहादुर को मारकर मालवा का भाग्य विधाता मराठों को बना दिया। बाद में राजा सवाई जयसिंह मालवा के मुगल सूबेदार बनकर आए। उन्होंने मांडू पर कब्जा भी किया, पर उदाजीराव पवार ने पुनः मांडू को मुक्त करवा लिया। धार और मांडू से पवारों का विशेष लगाव था। उन्होंने इसे अपने हाथ से कभी जाने नहीं दिया। जब पेशवा बाजीराव लगातार मिली सफलताओं के बाद बहुत प्रभावशाली बन गए और वह बहुत ताकतवर बन गए, तब उन्होंने पुराने मराठा सरदारों की कई जागीरें कम कर दी और नए उभरते हुए सरदारों को अधिक प्रोत्साहन दिया। इसके कारण दाभाडे और पवार जैसे पुराने सरदार घराने, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से ही अपनी सेवाएं देते आ रहे थे, वह नाराज हो गए और पेशवा बाजीराव के खिलाफ डाभोई का युद्ध भी लड़ा गया। पवार सरदार स्वयं को छत्रपति महाराज की गादी का सेवक मानते थे, न कि पेशवा का, जो कि खुद छत्रपति महाराज का ही एक सेवक था। बाजीराव से बढ़ते विवाद के कारण उदाजीराव बाद में छत्रपति शाहू जी के पास चले गए और भविष्य में सिर्फ छत्रपति महाराज के आदेश पर ही मुहिमों पर जाने का वह निश्चय करते हैं। मालवा से उदाजीराव के जाने के बाद पवार थोड़े कमजोर हुए। उनकी कुछ जागीरें सिंधिया तथा होलकर सरदारों को दी गई। सन 1734 में सिद्धि अंबर अफवानी के खिलाफ घमासान युद्ध होता है, जिसमें शाहू जी महाराज के आदेश पर उदाजी भी जाते हैं और सिद्धि अंबर अफवानी को मार डालते हैं। छत्रपति शाहू जी उदाजी को पत्र लिखकर उन्हें इस वीरता की बहुत शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि सिद्धि अंबर अफवानी का सिर जो तुमने काटा है, उसे मेरे सामने आकर प्रस्तुत करो। मालवा में उदाजी राव के भाई श्रीमंत आनंद राव पवार, जो कि शांत स्वभाव के थे, वे पेशवा की शर्त। हॅलो हां काय ग ऐक ना, ते वरती चोकर आणि बांगड्या तसेच आहेत मला वाटतं, किंवा पिशवीत वरच्यावर बघ काय बघते त्याचं काही नाही. हा, हो ठीक आहे. ठीक आहे चालेल ओके तो को मानकर उसके अनुरूप कामकाज संभालते हैं। सन 1733 में इन्होंने धार के कंसोलिडेशन का काम किया, अतः इन्हें ही वास्तविक रूप से मराठा धार पवार संस्थान का संस्थापक माना जाता है। पर दुर्भाग्य से कुछ समय बाद यानी कि सन 1736 में उज्जैन में इनका निधन हो गया। आनंदराव पवार जी के बाद उनके पुत्र श्रीमंत यशवंतराव पवार ने कामकाज संभाला। पुर्तगालियों के खिलाफ वसई की मुहिम में यह शामिल हुए। इनका भी विवाद उस समय के पेशवा नाना साहेब से हो गया, पर जब पेशवा नाना साहेब धार आए तो यशवंतराव जी ने सम्मान स्वरूप धार और मांडू पेशवा नाना साहेब के हक में त्याग दिए। पर सन 1751 में इन इलाकों को पुनः यशवंतराव जी को दे दिया गया। सन 1754 की राघोबा दादा उर्फ रघुनाथ राव की ऐतिहासिक हिंदुस्तान मुहिम में यशवंतराव जी अपने भाई राया जी के साथ सम्मिलित हुए थे। इन्होंने लाहौर में भी मराठा सेनाओं का नेतृत्व किया। सन 1755 में बाजीराव मस्तानी के पुत्र शमशेर बहादुर के साथ भी इन्होंने मुहिमों में भाग लिया। सन 1757 में इन्होंने सिंध खेड़ के युद्ध में निजाम की सेना को आगे बढ़ने से रोका और सन 1760 में उदयगिरी के युद्ध में इन्होंने निजाम की सेना के पिछले दस्ते को तबाह कर दिया। यहीं से श्रीरंगपट्टनम से प्राप्त राजराजेश्वर की मूर्ति धार के देवालय में आज भी पूजी जाती है। सन 1761 में हुए पानीपत के युद्ध के दौरान यशवंतराव पवार मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ और पेशवा के पुत्र विश्वासराव की नजदीकी पंक्ति में ही खड़े थे। उन्होंने बड़ा पराक्रम दिखाते हुए वरिष्ठ मराठा सरदार गोविंद पंत बुंदेले का शीश काटने वाले अताई खान की हाथी की अंबारी पर चढ़कर उसे मौत के घाट उतार दिया और पानीपत के इस युद्ध में यशवंतराव पवार लड़ते लड़ते हजारों मराठा शूरवीरों के साथ वीर गति को प्राप्त हो गए। यशवंतराव पवार जी के बाद उनके 2.5 साल के पुत्र खंडेराव जी गादी पर बैठते हैं, जिनकी तरफ से राज्य का संचालन दीवान माधवराव ओढ़ेकर ने किया। इस समय के बाद पवारों की शक्ति कम होती चली गई, पर पवार सरदारों की तरफ से सेनाएं जब भी बुलावा आता था तो वह मराठा राज्य की मुहिमों पर भेजी जाती रही।
महान पेशवा माधवराव जी की मृत्यु के उपरांत राघोबा दादा और मंत्री नाना फडणवीस के बीच शुरू हुई खूनी उठापटक के दौरान राघोबा दादा धार में अपनी पत्नी आनंदीबाई के साथ शरण लेते हैं और सन 1775 में आनंदीबाई धार के किले में बाजीराव द्वितीय को जन्म देती है। नाना फडणवीस द्वारा बनाए गए 12 भाई संगठन ने राघोबा को राज्य का शत्रु और भगोड़ा घोषित कर दिया, अतः उनको शरण देने वाले धार के पवारों की जागीरें जब्त कर ली गई और तभी छोड़ी गई जब आनंदीबाई को सरेंडर किया गया। अब खंडेराव महाराज का विवाह गुजरात बड़ौदा के गायकवाड़ घराने की कन्या से हुआ, जिनसे इन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम आनंदराव पवार द्वितीय रखा गया। पर उनके जन्म के कुछ महीनों के भीतर ही खंडेराव महाराज का स्वर्गवास सन 1782 में हो गया। खंडेराव महाराज की विधवा पत्नी अपने पुत्र आनंदराव द्वितीय को अपने मायके गुजरात से लेकर चली गई और 17 सालों तक उन्हें वहीं रखा। इसी दौरान दीवान ओडेकर बहुत शक्तिशाली हो गया और जब 17 सालों के बाद आनंदराव द्वितीय धार आए तब रंगराव ओडेकर दीवान ने उन्हें बहुत परेशान किया। अब आनंदराव जी इस दीवान से छुटकारा पाना चाहते थे, पर आनंदराव महाराज के पास शक्ति और अनुभव दोनों की कमी थी, इसलिए उन्होंने इसी दौरान अपनी शक्ति बढ़ा रहे स्वतंत्र महाराज यशवंतराव होलकर से दीवान ओडेकर के खिलाफ मदद मांगी। महाराज यशवंतराव होलकर के धार आने पर दीवान ओडेकर महाराष्ट्र की तरफ भाग गया, जहां उसने महाराज दौलतराव सिंधिया से मदद मांगी। इसके बाद होलकर और सिंधियाओं के बीच युद्धों की जो श्रृंखला शुरू हुई उसका नुकसान बहुत ज्यादा धार को हुआ। धार की कई जागीरें सिंधिया व होलकरों के पास चली गई। इन सब के बीच कमजोर होते पवार घराने को एक और झटका तब लगा जब महाराज आनंदराव पवार द्वितीय की मृत्यु हो गई। तब आनंदराव पवार जी की पत्नी मैनाबाई साहेब गर्भवती थी। मैनाबाई साहेब बहुत ही समझदार और हिम्मत वाली महिला थी। वह धार में खतरा देख मांडू चली जाती है, वहां अपने पुत्र रामचंद्र राव पवार को जन्म देती है, पर दुर्भाग्य से उनके पुत्र की मृत्यु मात्र 3 वर्ष की उम्र में ही हो जाती है। तब मैनाबाई साहेब अपनी बहन के लगभग उसी आयु के पुत्र को गोद लेकर उसका नाम भी रामचंद्र राव पवार रखती है और उसे गोद लेती है। इस समय मैनाबाई को दूसरों से ज्यादा अपने संबंधी रिश्तेदारों से खतरा था, जो कि धार की गादी पर नजरें जमाए बैठे थे। मैनाबाई साहेब ने बड़े धीरज और समझदारी से धार पर अपनी पकड़ बनाई। इसमें उनके मायके यानी बड़ौदा से भी उन्हें सहयोग मिलता रहा। अब महाराज रामचंद्र राव पवार का विवाह महाराज दौलतराव सिंधिया की नातिन से हुआ, पर दुर्भाग्य से सन 1833 में महाराज रामचंद्र राव पवार बिना संतान के ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनकी विधवा रानी ने तब महाराष्ट्र के मलठन से एक बालक को गोद लिया और उसका नाम यशवंतराव पवार द्वितीय रखा। सन 1857 में महाराज यशवंतराव पवार द्वितीय की मृत्यु हुई, पर इसके पहले ही उन्होंने अपने सौतेले भाई आनंदराव पवार तृतीय को गादी का वारिस घोषित कर दिया, जो कि कद से तो छोटे थे पर दिल के बहुत बड़े थे। सन 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारी धार पर काबिज हो गए और महाराज आनंदराव पवार ने उनको कुछ नहीं किया, जिसके बाद अंग्रेजों ने धार स्टेट पर पाबंदी लगा दी, पर जल्द ही इसे हटा भी लिया गया। सन 1889 में पुत्र विहीन महाराज आनंदराव पवार तृतीय की मृत्यु हुई। उन्होंने भी मृत्यु के पहले ही मलठन महाराष्ट्र से एक बालक को गोद लिया, जो कि महाराज उदाजीराव पवार द्वितीय के नाम से गादी पर विराजमान हुए। और सन 1926 में उनके बाद श्रीमंत आनंदराव पवार चतुर्थ धार के महाराज बने रहे, भारत राष्ट्र में रियासतों के विलय होने तक। तो दोस्तों, यह था धार के मराठा पवार राजवंश का चढ़ाव और उतार भरा संक्षिप्त इतिहास। आगे भी पवार वंश पर वीडियो आते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल मालवा डायरी हिस्ट्री से जुड़े रहिएगा, हमें सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।